Today's topic is decision making, in which we will discuss about the decisions, the decisional criteria, and decision making process. First of all, what is decision making? इससे पहले हम डिसीजन को जो है वो देखेंगे कि डिसीजन किसे कहते हैं। डिसीजन जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ का नाम है जब आपके सामने दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद होती हैं और उसमें से किसी एक चॉइस को आपने चूज़ करना है, तो इस प्रोसेस को हम डिसीजन कहते हैं, ये डिसीजन कहलाता है। अब ये जो डिसीजन है इसमें हमने जिक्र किया कि दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अब आपने उसको इवेलुएट करना है कि उसमें से बेहतरीन कौन सी चॉइस है जिसको आप चूज़ करेंगे। तो वो चॉइस को चूज़ करने के लिए एक सर्टन जो है वो क्राइटेरिया है, जो आगे स्लाइड्स में अगले हमारे लेक्चर के एंड पे उसका मुकम्मल जो है वो प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो डिसीजन क्या है और ये डिसीजन मेकिंग होती क्या है। तो ये दो या दो से ज़्यादा जो है वो चॉइसेस के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान किसी एक को, बेस्ट वन को चूज़ करना, वो जो है हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस जो हैं इसी की बेस के ऊपर जो है वो बिज़नेस चलता है, डिसीजन की बेस के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करती है, डिसीजन की बेस के ऊपर ही हमारे जो वर्क फोर्स है वो काम करती है। तो ये डिसीजंस जो हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे फेलियर में सबसे अहम रोल जो है वो डिसीजंस ही प्ले करते हैं। तो ये डिसीजंस जो हैं उसको लेते हुए रैशनैलिटी जो है उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। मैनेजर्स जो हैं वो बेहतरीन मैनेजर्स वही जो है समझे जाते हैं जो अच्छे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ मैनेजर अपने लेवल पे नहीं लेते, मैनेजमेंट के लेवल आपने पढ़े होंगे, वो मैनेजमेंट के लेवल जो थे, टॉप, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, उन तीनों के जो लेवल्स हैं, हर एक लेवल के ऊपर उनकी कुछ पार्स हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के साथ लिंक करती है। तो आप टॉप पे हैं, मिडल पे हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको करना पड़ेगी अपने अपने लेवल के ऊपर। तो इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉइज़ को शामिल होना पड़ता है। तो वो जो डिसीजंस हैं वो हर एक लेवल पे लिए जाएंगे और हर एक लेवल के ऊपर जो है वो चॉइसेस हैं जिसमें से आपने अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन को चूज़ करना है। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चॉइस करते हैं, तो वो आपको हैवी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो सोर्सेज दिए हैं जिनको सर्च आउट आप मज़ीद करके इससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन में इसमें कुछ जो है वो एग्जांपल्स हैं जो रिलेटिंग टू आवर नेशनल कंटेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, वी कुड मेक सिमिलर आर्गूमेंट दैट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे एज अ नेशन आर रिजल्ट ऑफ बैड डिसीजंस इन द पास्ट। अब इसमें जो पास्ट का जिक्र है, तो अभी जो डिसीजंस हम जहाँ पे मौजूदा दौर पे खड़े हैं, तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि हमारा जो पास्ट था उसमें डिसीजंस गलत होते रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं, पाकिस्तान को एज ए हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मिस मैनेजमेंट है। अब मिस मैनेजमेंट से मुराद है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं है। जो मैंने पहले जिक्र किया कि मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के साथ लिंक करती है। मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू डिसीजन मेकिंग, कि आपने डिसीजंस करने हैं। तो पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट जो है या वो जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसकी वजह से हमें ये फाइनेंशियली और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हमें सेटबैक्स जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। जो दूसरी है उसमें उसने एग्जांपल दी है कि जो अमेरिकन कॉरपोरेट जाइंट्स हैं लाइक एनरन और वर्ल्डकॉम, वो $60 बिलियन तक उन्होंने लॉस बियर किया। सिर्फ उसकी रीज़न क्या थी, वो उनके बुरे डिसीजंस थे और रैशनल डिसीजन नहीं थे जो कि रैशनैलिटी के ऊपर बेस करते। उसके लिए कारपेंटर और बार और ये अर्दगान 2010 ये पेज 281 रेफरेंस दिया है, जिससे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि उनके डिसीजंस जो हैं वो कौन से बुरे थे। इसके बाद थीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग है। 3 थीरीज जो हैं वो यहाँ पे जिक्र किए गए हैं। मॉडल है उसमें रैशनल कम्प्रीहेंसिव मॉडल है, द इंक्रीमेंटल थीरी है और मिक्स्ड स्कैनिंग है। सबसे पहले रैशनल कम्प्रीहेंशन मॉडल है, जिसमें आप रीजनिंग के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर डिसीजंस करते हैं। उस लॉजिकल रीजनिंग में आप
इकोनॉमिकली उसको देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं और साइकोलॉजिकली उसको चेक किया जाता है। इसमें डिसीजन मेकर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने गोल्स, वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए, अल्टरनेटिव को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें जो इसकी डिटेल है वो नेक्स्ट इसका प्रोसेस जो है उसमें बताई गई है। इसमें जो अल्टरनेटिव्स होंगे हम उनको कंपेयर करेंगे, उस कंपैरिजन में उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसको करके कंसिडरेशन में ला के तो फिर हम उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट वन वो चूज़ करेंगे जो हमारे गोल्स, वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद इंक्रीमेंटल थ्योरी है जो कि बेसिकली मिक्सचर है आपके इंट्यूशन का, एक्सपीरियंस का, रूल्स ऑफ थम्स का और वेरियस टेक्निक्स, जिनको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये किया जाता है। अब इसमें लिंडब्लॉम कॉल्स इट द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मद्देनज़र रखते हुए फिर करते हैं, डिसीजंस को लाया जाता है, जिसमें आप अपने इंट्यूशन की बेस के ऊपर, अपने पास एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी बेस के ऊपर जो डिसीजंस करते हैं वो इंक्रीमेंटल थ्योरी में शामिल होंगे। मिक्स स्कैनिंग है, ये सोशियोलॉजिस्ट है अमिताई जो है वो कहते हैं कि जी इसमें दोनों में फॉल्ट है। जो आपका कंप्रीहेंसिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग और इंक्रीमेंटल है वो मिक्स स्कैनिंग अप्रोच को कंसिडर करते हैं। इसमें सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि जी दोनों चीज़ों को, दोनों मॉडल्स को हम ऐड करेंगे, जिसमें कंप्रीहेंसिव से भी हम लेंगे कि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेक करेंगे और इसी तरीके से अल्टरनेटिव्स के कॉन्सिक्वेंसेस को चेक करने के साथ साथ उसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स को चेक करने के साथ साथ हम अपने इंट्यूशन और पास्ट एक्सपीरियंस को भी मद्देनज़र रखेंगे और उसको भी इसमें मदद लेंगे। अब ये जो बेसिकली मिक्स स्कैनिंग मॉडल है, ये बेसिकली ये कोशिश है कि जी आप रैशनल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल के उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे और हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे जो वीकनेस उसमें आ रही है, और ये जो है वो बॉन्डेड इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के ऊपर जो है वो बेस कर रही है। तो ये मिक्स स्कैनिंग जो है वो थर्ड जो है वो इसकी टाइप है। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग्स हैं जिसमें मुख्तलिफ डिसीजंस हैं, प्रोग्राम डिसीजंस हैं, रैशनल डिसीजंस हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी है, इनिशिएटिव डिसीजंस हैं और क्रिएटिव डिसीजंस हैं। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये रेगुलर जो हमारी रूटीन प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए जो हमने सेट रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं और उसके लिए जो हमारे डिसीजंस हैं जो ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर चलते हैं उसको हम प्रोग्राम जो डिसीजंस हैं वो कहा जाता है। जैसे कपड़े पहनने पे, फूड हम डेली खाते हैं, इसी तरीके से कस्टमर्स की जो है वो रूटीन जो कंप्लेंट्स हैं तो ये सारी उसकी क्या क्या आंसर्स जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम डिसीजंस कहलाएगा जो कि हमने सेट किए हैं, जिसमें कि डेली बेस के ऊपर ये कुछ नया सोचने या नया करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सेट डिसीजंस हैं जो कि अप्लाई कर दिए जाएंगे। रैशनल डिसीजंस हैं जिसमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप है जिसको कंसिडर किया जाता है और जिसमें आप उसके आउटकम्स को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए, उसको बेहतरीन करने के लिए आप उसके आउटकम्स के ऊपर सोचते हैं। आप उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिसीजन की और उसको कंपैरिजन करते हैं और उसको जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम दूसरी एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर उस डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। इसमें रैशनल में बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन जो है ये इसमें बेसिकली जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लिमिट कर लेते हैं, उसकी सर्च को लिमिट कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल है जिससे कि आपको क्लियर होगा कि अगर आप एक रीसेंट ग्रेजुएट है, वो कॉलेज से पास आउट हुआ है, तो वो अपना टाइम सेव करने के लिए और हेडेक से बचने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो जियोग्राफिकल एरिया जो है उसको सिर्फ कंसिडरेशन में ले आता है और वहाँ से जो फर्स्ट डिसीजन जो ऑफ़र उसको मिलती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरीके से वो अपने डिसीजन मेकिंग को बाउंड कर लेता है एक मखसूस एरिया में। इसी तरीके से मैनेजर्स जो हैं वो लिमिट कर लेते हैं अपनी सर्च को
और एक मखसूस जो है वो अल्टरनेटिव्स में से ही सिर्फ वो डिसीजन करते हैं, तो इसको हम बाउंडेड रेशनैलिटी का नाम देते हैं। इसके बाद इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग है, जिसमें आप जो बीइंग अ मैनेजर आप रीजंस देते हैं, आप कॉन्शियस रीजनिंग करते हैं। कॉन्शियस रीजनिंग से मुराद ये है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन थी या एक अनएंटिसिपेटेड कंडीशन थी, उसमें आपने कोई डिसीजन किया है, तो उसके लिए फिर लॉजिकल गैसेस दिए जाते हैं, लॉजिकल जो है वो रीजनिंग ढूंढी जाती है कि जी इस टाइम में यही था। आप अपने आप को तसल्ली देते हैं बेसिकली। ये जो है वो बेसिकली मैनेजर जो है उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग बनाते हैं, फिर जो डिसीजंस वो इन एमरजेंसी लेते हैं, ये एक अनएंटिसिपेटेड कंडीशंस में लेते हैं, जिसके के आउटकम्स का या जिसके फ्यूचर का उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इस डिसीजन का क्या किया जाएगा, तो उसके लिए फिर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग बनाई जाती है। तो ऐसे डिसीजंस को हम इनिशिएटिव डिसीजंस जो है कहेंगे। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग है, जिसमें नए जो है वो आइडियाज़ की बेस के ऊपर नए आप सोच को अपनी को रखते हुए, नई चीज़ों को सोचते हुए, नई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, और आप कस्टमर के माइंडसेट को पढ़ते हुए कुछ फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप कंपैटिबल होंगे उनके जो अपने आपके राइवल्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनकी चॉइसेस को मीट करेंगे। तो ये जो है वो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग्स कहलाएंगे। जैसे उसने लिखा है कि इन्वॉल्व्स डिसीजंस सराउंडिंग जनरेशन ऑफ न्यू इमेजिनेटिव आइडियाज। फॉर एग्जांपल, एज अ मैनेजर, if you want your organization to still afloat of the competition in Libya, you need to think on how best to improve customer service। तो अब आपको कुछ नया सोचना है, कुछ ऐसा करना है जो पहले से मौजूद नहीं है। आपने कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करना है, कस्टमर सर्विसेज को, तो फिर आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में सेलुलर नेटवर्क्स हैं, जो इस वक्त 5 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, तो उसमें से वो सब आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब फिर आप किसी का भी जो है वो नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है एज ए बिज़नेस उन कंपनीज़ के लिए। तो वो चाहेंगे कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉयल हों, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास हैं, उनका मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या है कि वो कुछ नए पैकेजेस लेकर आएंगे, कस्टमर सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे, तो वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें करेंगे जिससे कि लोग उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों, लोग कस्टमर ज़्यादा आएँ, उनके साथ लॉयल्टी ज़्यादा शो करें। तो ऐसे डिसीजन जो है वो क्रिएटिव डिसीजन कहलाएं जी। इसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो मैंने आपके साथ पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आगे जो है वो इसका प्रोसेस बताया जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो सबसे पहले है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या चाहिए। मीन्स टू से सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाजे हो, आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो इशू आ रहा है, वो आपको क्लियर कट पता हो। जब तक आपको अपनी नीड का, अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता होगा, उस वक्त तक आप उसका सोल्यूशन, आप उसके से रिलेटेड डिसीजन नहीं कर सकते। तो पहले सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रॉब्लम, जो आपको इशू है या जो आपकी डिमांड है, आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो है वो इस्टेब्लिश डिसीजन क्राइटेरिया है। लेट्स सपोज आपने जो इसमें एक एग्जांपल है कि जी आपने कार लेनी है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, अब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आप देखेंगे कि जी वो कार कैसी होनी चाहिए, तो उसके फीचर्स, उसका कलर, उसकी ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी, सेफ्टी के इश्यूज, उसकी प्राइस और उसका परचेजिंग क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंसिड्रेशन में लेकर आएंगे। आपके एक बजट होगा, आपकी एक थिंकिंग होगी कि गाड़ी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की गाड़ियाँ जो हैं वो एज ए अल्टरनेटिव जो है वो आप चूज़ करेंगे, जो आपके उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हों, जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो इसको है कि आप जनरेट करेंगे अल्टरनेटिव। उसके बाद है आप जो है वो डेवलप प्रॉब्लम है। With that particular car, it is unlikely that you buy the same model and make of such car in future decision on car। तो अब आपने वो जो एक अपना प्रॉब्लम बनाई थी
आपने अब उसके अकॉर्डिंगली जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, जो नीड आइडेंटिफाई की थी, उसके अकॉर्डिंगली अब आपने अल्टरनेटिव्स जो हैं वो जो है वो जनरेट कर लिए हैं, जो आपके साथ लिंक कर रहे हैं। अब उसके बाद चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने उस अल्टरनेटिव्स को अपने क्राइटेरिया के साथ कंपैरिजन करना है, उसको कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको जिस जो है वो कंफर्ट की कार चाहिए थी, जो सेफ्टी मेजर्स चाहिए थे, जो फ्यूल इकोनॉमी, जो प्राइस, वो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सी कार जो है वो फॉल कर रही है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इम्प्लीमेंट द डिसीजन, आप उसके बाद बाइंग डिसीजन करेंगे। जो वो बाइंग डिसीजन है फिर वो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो आपने मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, बहुत सारी जगहों पे पहले भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। अब डिसीजंस को टूल्स एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग और फोस्टर्स क्रिएटिविटी। आप ग्रुप में से हर मेंबर जो है, जो आपका ग्रुप में मौजूद है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, आप उन सब को डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं। आप उन सब को कहते हैं कि जी वो डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा डालें, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वो नए आइडियाज़ को ढूंढ कर लेकर आएँ। इससे आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि जो जितने ज़्यादा सोचने वाले लोग होंगे उतने ही ज़्यादा वो चीज़ें बेहतर लेकर आएंगे, वो नए वेज जो हैं वो ढूंढ कर लेकर आएंगे। तो इससे भी आप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक को बेहतर कर सकें। इसके बाद जो है वो नॉमिनल ग्रुप है, जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी जब आपने कुछ डिसीजन करना है या आपने कुछ जो है वो नया चीज़ लेकर आनी है, तो ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कशन नहीं की जाएगी, कम्युनिकेशन को आप रोक देते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ये कहा जाता है कि वो हर एक फ़र्द अपनी अपनी चीज़ें अलहदा से लिख कर आएगा और वो अपने अपने आइडियाज़ को, अपने अपने पॉइंट्स को आगे अलहदा से प्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद जो है वो उसकी ग्रुप में डिस्कशन की जाती है। हर एक मेंबर जो है वो इंडिविजुअली फिर उसको डिस्कस करता है, उसकी बेस के ऊपर फिर जो है वो ज़्यादा आइडियाज़ या ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियरली आपके सामने आ जाती हैं। अब इसमें फिर हर एक ग्रुप मेंबर उसकी जो आइडियाज़ हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उसको फिर रैंक किया जाता है और उसकी जो है वो बेसिस के ऊपर डिसीजन जो हैं वो फिर किए जाते हैं। इसके बाद है डेल्फी टेक्निक है। एक क्वेश्चनर दिया जाता है, उसमें उनसे जो लोडेड क्वेश्चंस हैं वो उनसे किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, और वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बताई जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं और उसका सलूशन जो है वो इसमें जो प्रॉब्लम है वो बताई जाती है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए जाते हैं, सलूशन जो है वो प्रपोज किया जाता है। तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो एट द एंड जब कंसेंसस जो है वो ग्रुप में आ जाता है तो फिर जो है वो एक आपके सामने क्लियर कट डिसीजन आ जाता है। तो जो ग्रुप है वो बेसिकली क्वेश्चनर की बेस के ऊपर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी की बेस के ऊपर उनके दरमियान कंसेंसस बनाया जाता है। तो एक्सपर्ट्स के दरमियान ये बेहतरीन एक प्रैक्टिस है कि आपने एक्सपर्ट्स की जब आपने टेस्ट करना हो तो फिर इसकी बेस के ऊपर डिसीजन किया जाता है। मेजॉरिटी रूल टेक्निक है, जिसमें हर मेंबर के पास एक वोट होता है और वो वोट जो है वो देता है। अब ये बड़ा स्पीडी वे है जिसको हम डेमोक्रेटिक वे भी कह सकते हैं, कि जिसमें मेजॉरिटी जिस साइड पे ज़्यादा होगी वही डिसीजन जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी जो है वो इसकी बेस के ऊपर जो है ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। कुछ बाइसेस हैं, कुछ इसमें एरर्स हैं डिसीजन में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और वो किसी क्वेश्चन को या किसी चीज़ को जब आंसर करता है या कोई डिसीजन लेता है तो वो ये समझता है कि जी ये जो उसका डिसीजन है वो 70% ठीक होगा, जबकि ओरिजिनल में वो 50% होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये बेसिकली वीकनेस होती है इंटेलेक्चुअल की और इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ की। तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं कि उतनी उनका इंटेलेक्ट उतना नहीं होता, उनकी इंटरपर्सनल जो एबिलिटीज़ हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती मैनेजर की।
लेकिन वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, तो इसकी बेस के ऊपर डिसीजंस फिर गलत हो सकते हैं। फिर उसके बाद है जी एंकरिंग बायसनेस है। ये एंकरिंग बायस जो है ये जिसमें मैनेजर जो है वो फर्स्ट अवेलेबल जो है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन कर लेता है। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जो है वो सीख नहीं करता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल नहीं करता, लेकिन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है वो उसी की बेस के ऊपर वो डिसीजन कर लेता है। अब जो फर्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो मे बी इनकम्प्लीट हो और उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस जो किए जाएंगे मे बी उसमें सिचुएशन को इग्नोर किया जाए और वो सारी अच्छे जो है वो डिसीजन को अच्छा होने से रोक दे। इसके बाद कन्फर्मेशन बायस है, जिसमें पास्ट चॉइसेस और उसकी बेस के ऊपर जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक प्री कंसीव किया होता है। मैनेजर्स ने पहले से सोचा होता है कि ये ऐसे ही होगा, वो उससे हट के कुछ सोचते ही नहीं है, वो कुछ उसके ऊपर नई थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग उसको देखते ही नहीं। उन्होंने प्री कंसीव्ड किया हुआ है कि जी ये पहले से ही उन्होंने एक अपना माइंड सेट बनाया है कि ये चीज़ होगी तो इसका यही डिसीजन किया जाएगा। तो ऐसे डिसीजन जो हैं वो फिर कन्फर्मेशन बायसेस का शिकार है। अवेलेबिलिटी बायस है, जिसमें उनके पास जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वो उसी की बेस के ऊपर अपने डिसीजंस कर लेते हैं। जैसे स्टेटिस्टिकली उसने एक एग्जांपल दी है कि देयर आर मोर कार एक्सीडेंट एज रिसर्च फाउंड एज अपोज टू प्लेन क्रैशेस। अब जहाज़ के जितने क्रैशेस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो स्टेटिस्टिकली जो है वो कार की ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और उसकी वजह से लोग ज़्यादा मरते हैं। लेकिन जो है वो मीडिया हमें ये दिखाता है कि प्लेन क्रैशेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा रिस्की काम है, तो फिर लोग जो है वो फ्लाइंग में ज़्यादा रिस्क फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग में। तो ये एक एग्जांपल के तौर के ऊपर सिर्फ आपने इसको देखना है, जिसमें पहले आप एक जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी की बेस के ऊपर आप डिसीजन कर लेते हैं और आप उसकी सर्च नहीं करते, आप उसकी इंफॉर्मेशन को और उसकी एथेंटिसिटी को चेक नहीं करते। तो ये जो है वो अवेलेबल बायस में है। कंक्लूजन है जी, जो डिसीजन है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान में फैसला करने का नाम है। अब ये फैसला जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बेस करता है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। इसका एक प्रोसेस है जिसमें आपको प्रॉब्लम का पता हो, क्लियर कट डिफाइन हो, आपने उसका क्राइटेरिया बनाया हो, अवेलेबल तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, जितने भी लोग ग्रुप में मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, हर एक की राय ली जाए, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए और बाइसनेस का शिकार ना हुआ जाए और डिसीजंस लेते हुए रैशनैलिटी को मद्देनज़र रखा जाए। तो ये इसका कंक्लूजन है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप सर्च आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपकी मज़ीद जो है वो थीरीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, ये मेरी आज का लेक्चर था। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्दर जो है वो आपके जो टीचर हैं वो इंशाल्लाह आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।